हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिलियनियर स्ट्रीट पर। आपका टाइम बगैर वेस्ट किए मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के बारे में हम काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मुझे लगता है कि एक पेनी स्टॉक और मल्टीबैगर, ये जो दो शब्द हैं जिनकी तलाश में एक रिटेल निवेशक रहता है, शायद एक नई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यस बैंक पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूं और क्यों पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पेनी स्टॉक्स दोस्तों, सारे रिटेल निवेशक, मोस्टली रिटेल निवेशक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और उनकी ये उम्मीद होती है कि वो पेनी स्टॉक एक दिन बन जाएगा एक मल्टी बैगर स्टॉक्स, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये आपको भी पता है और ऐसा ना होने के पीछे की वजह क्या है शायद ये आपको नहीं पता होगा फ्रेंड्स। लेकिन देखा जाए, पेनी स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट को अच्छा नहीं माना जाता। नॉर्मली बोला जाता है कि पेनी स्टॉक्स के चक्कर में आप अपने जो मेहनत से कमाए पैसे हैं वो गवा देंगे, बट हर केस में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर बात करें एक रिटेल निवेशक जो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, हमेशा अपने पैसे गंवा देता है ये सोचते हुए कि उसका इन्वेस्टमेंट कुछ सालों बाद 100 गुना या फिर 1000 गुना एक्स का रिटर्न दे दे, बट ऐसा हो नहीं पाता फ्रेंड्स। लेकिन आपके जो एक रिटेल निवेशक है और एक जो बड़े निवेशक है, उनके इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़र्क है आपको पता है? क्या आपको पता है कि जब टाइटन का स्टॉक, यस फ्रेंड, टाइटन का एक स्टॉक जब 3 रुपए पर था तो राकेश झुंझुनवाला जी ने उस स्टॉक को खरीदा था। 3 रुपए का स्टॉक राकेश झुंझुनवाला ने 2000 में खरीदा था, जो कि आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स, मगर वो स्टॉक आज 1800 का है। अगर इसका रिटर्न देखें, 3 रुपए से एक स्टॉक हो जाता है 1800 रुपये। अब खुद एक कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है फ्रेंड्स, मैं वापस से कह रहा हूं, लेकिन वो पेनी स्टॉक जो आगे जाके बन जाए मल्टी बैगर स्टॉक्स, इसकी पहचान करना, ये पता होना कि कैसे आप पहचाने कि एक पेनी स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जाकर मल्टी बैगर स्टॉक्स बन जाएगा। तो इसके बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर होते हैं, फंडामेंटल नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है। लेकिन आज मैं जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूं फ्रेंड्स, इसमें नहीं चाहिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत, इसमें नहीं चाहिए ज़्यादा फंडामेंटल की ज़रूरत, इसमें चाहिए आपको एक ब्रॉडर नॉलेज, एक कॉन्सेप्ट, एक वो डिटेल्स जो हिडन है, जो एक रिटेल निवेशक से छुपाई जा रही है। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ, वो चीज़ें समझा पाऊँ, ताकि आपको ये लगे, आपको पता चले कि यस बैंक खरीदना अब खरीदना क्यों ज़रूरी है एक रिटेल निवेशक के लिए। अभी मैंने यस बैंक पर लगा दिया है 5 साल का चार्ट, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 2017 से ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये रीसेंट टाइम में जो कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 11 रुपये 90 पैसे पे। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस टाइम बना के लाने का मेरा मकसद ही यही है कि आपको मैं सही टाइम पे सही जानकारी दे पाऊँ। यस बैंक फ़िलहाल एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा सिस्टम है जो प्राइवेट बैंक में काफ़ी बड़ा बैंक है। ये स्टॉक तकरीबन अपने 400 रुपये के हाई पर था जब यहाँ पर इसके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। यस फ्रेंड्स, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रही और वो प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तक रही, और ये 400 का स्टॉक्स बुरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैश होके तकरीबन यहाँ पर ये काफ़ी 1.5 साल तक इसने यहाँ पर ट्रेड किया, जो कि रेंज था तकरीबन 200 रुपये 180 रुपये। यहाँ पर रिटेल निवेशक जम कर बर्बाद हुए हैं इस रेंज पर, जब ये 400 से फॉल होना शुरू हुआ था और यहाँ पर आया था। इस बीच में लोगों को लगा कि ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, कंसोलिडेट हो गया है, और रिटेल निवेशक ने यहाँ पर अपनी एंट्री करनी शुरू करी। लेकिन फ्रेंड्स, दिक्कत क्या है, परेशानी की बात क्या है? परेशानी की ये बात है कि उस समय उसके मैनेजमेंट का जो न्यूज़ है, जो फ्रॉड है या जो मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम थी वो बाहर निकल कर नहीं आई थी। इस कारण से
जब ये न्यूज़ यहाँ पर बाहर निकल कर आई, आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक में क्या क्रैश हुआ, बुरी तरीके से क्रैश हुआ और वो स्टॉक अब 10 रुपये के आसपास आ गया। तो अब आप कहेंगे कि जब ये स्टॉक 400 रुपये से गिर के 180 रुपये आया तो और 180 रुपये से गिरकर अब 10 रुपये के आसपास 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, यही बात, यही अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूँ कि एक रिटेल निवेशक कई बार नहीं समझ पाते और इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। आपको ये बात समझना होगा। यहाँ पर जब ये स्टॉक था फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, ये स्टॉक जब यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, आप देखेंगे इस पूरे रेंज में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर अभी मैनेजमेंट का कंसर्न चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, जो यस बैंक के CEO हैं उनके ऊपर केस चल रहा था, तो पूरा अभी विवाद चल रहा था और ये डिस्प्यूट ओपन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये डिस्प्यूट ओपन हुआ फ्रेंड्स, ये स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 10-11 रुपए से लेकर अभी उसी प्राइस रेंज पे चल रहा है। यानी कि अभी देखें तो डिसीजन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, यस बैंक का जो पूरा मैनेजमेंट है, यस फ्रेंड्स, यस बैंक का पूरा मैनेजमेंट है उसे चेंज किया जा चुका है और अब SBI के हाथों में यस बैंक की पूरी मैनेजमेंट है। यानी कि जितना भी गंदगी थी, जितना भी कचरा था, जितना भी घोटाला था, वो सब बाहर निकाला जा चुका है। जितने NPA थे, NPA के सारे जितने भी NPA डिटेल थे सारे बाहर आ चुके हैं। यानी कि जो भी बैड न्यूज़ है, सारी बैड न्यूज़ इसमें कवर की जा चुकी है फ्रेंड्स। यस, यानी कि स्टॉक जितना गिरना था अब गिर गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, सारी इशू कंसर्न बाहर आ गए। अब क्या, अब ये स्टॉक 10 रुपए का है, अब यहाँ से आगे क्या, यही फ्रेंड आपको मैं समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। यस बैंक का अभी फ़िलहाल आप कम से कम इसमें 5 या 10 हज़ार इन्वेस्ट करें और यकीन मानिए आपको इसे ज़िंदगी भर के लिए रखना है, बेचना नहीं है। कम से कम 10 साल के लिए रखिए। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मेरा पूरा यकीन है और मेरी भी इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हालांकि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, बट फिर भी इन्वेस्ट करने के पहले आपको अपना डिसीजन खुद ही लेना होगा। अगर आपने ये स्टॉक अगले 10 साल तक होल्ड कर लिया तो ये 400 का स्टॉक, ये जो इसका 400 का लेवल है, मैं कहता हूँ इसे तोड़कर ये बनाएगा 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाएगा। अगर इसका मैनेजमेंट आगे कुछ गड़बड़ नहीं करता है, जो कि पूरी उम्मीद है कि अब SBI के हाथों में आ चुका है। अब आप कहेंगे कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है जो मैं ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ यस बैंक पर इतना। तो आइए आपको अब वो वजह मैं दिखाता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है वो डिटेल जो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी टेक्निकली नहीं जा रहा, क्योंकि अगर टेक्निकल देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। जो बात मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नोटिस कीजिए और पढ़िए यहाँ पर कि बैंक के पास फ़िलहाल अभी तकरीबन 10098, आप देख सकते हैं 10098 इतने ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब उसमें से ध्यान से समझिएगा 56 ब्रांचेस हैं बैंकिंग आउटलेट एंड तकरीबन बैंक के पास 4600 ATMs हैं एंड 36% ऑफ टोटल ब्रांचेस आर सूटेड इन मेट्रो सिटीज़। तो आपको क्या समझ में आया फ्रेंड्स, आपको ये बात नोटिस करनी चाहिए। जिस बैंक के 1100 ब्रांच हैं, जिसमें से 56 बैंकिंग ब्रांच हैं और 1400 ATMs हैं, उसके स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है। क्या आप सोच सकते हैं? अब भी वो टाइम है जब यस बैंक के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नियर बाय आपके घर में या सिटी में कभी कहीं यस बैंक का ब्रांच है तो एक बार आप जाके देखिएगा। आपको बता दूं, हर एक ब्रांच का जो रेंट है, जो वो किराया देते हैं ना, वो तकरीबन रेंट और बिजली बिल उनका जो आता है वो करोड़ों में आता है। यस, करोड़।
1 करोड़ प्लस में सिर्फ वो किराया और इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं और स्टाफ की सैलरी देते हैं। ऐसी कंपनी का स्टॉक 10 रुपये में है। ये मजाक नहीं है तो क्या है। हाँ, लेकिन इस मजाक को हकीकत में समझने के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक को खरीद के अगले 10 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। फिर आपको याद आएगी मेरी ये बात। और अगर बात करें फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली जो यस बैंक में जो प्रॉब्लम या इशू हुई थी वो हुई थी कॉरपोरेट लोन के कारण, क्योंकि कॉरपोरेट लोन बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटली 52% जो उनका लोन है वो कॉरपोरेट लोन है, फॉलोड बाय रिटेल लोन। तो जितने भी अच्छे बैंक हैं वो फिलहाल अभी रिटेल लोन पे अपना पूरा फोकस दे रहे हैं, और यही काम अभी यस बैंक भी कर रहा है। 28% रिटेल लोन दिया है उन्होंने, और ये उनका दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोजर है लोन के मामले में। और एक और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक ने पिछले 2 साल में, यस फ्रेंड्स, पिछले 2 साल में जो यस बैंक ने है अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। कहाँ पर बढ़ाया है? रिटेल बैंकिंग में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। इससे ये आपको पता चलता है फ्रेंड्स कि बैंक काफ़ी फोकस है अपने बिजनेस पर और अपकमिंग फ्यूचर पर भी। तो इसके साथ में आपको कुछ और भी डिटेल्स दिखाऊंगा। अब समझते हैं उस बात को जो आपको समझना आपके लिए ज़रूरी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि यस बैंक का जो मेन इशू था, जो कंसर्न था एनपीए का, आप देख सकते हैं हाई कॉर्पोरेट एनपीए, आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। वो बेसिकली इनका जो कॉर्पोरेट लोन था वहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा एनपीए निकल कर आए थे। तो फिलहाल क्या हुआ अभी देख लीजिए। ये क्लियरली यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है कि दीज कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स वर द प्राइमरी रीज़न, यस फ्रेंड्स, प्राइमरी रीज़न बने यस बैंक के क्राइसिस का। तो फिलहाल जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखा दिया कि यस बैंक अब कॉर्पोरेट लोन के बजाय रिटेल लोन में भी फोकस कर रही है। क्विकली देखते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था। सप्रेशन ऑफ द बोर्ड, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, सप्रेशन ऑफ द बोर्ड। तो ये मार्च 2020 में बोर्ड का सप्रेशन हुआ, और यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे आरबीआई ने, यस फ्रेंड्स, आरबीआई ने, आप देखिए मार्च 2020 में आरबीआई सप्रेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ यस बैंक, और उन्होंने नया जो एडमिनिस्ट्रेटर है यस बैंक के लिए डिसाइड किया। और वो कौन थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, जिनका नाम है आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को उन्होंने नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाया यस बैंक का फ्रेंड्स। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं कि यानी कि बोर्ड को सप्रेस कर दिया गया है यस बैंक के, और अब किसके हाथों में ये है? तो अब है ये प्रशांत कुमार के हाथ में, जो कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंशियल हैं। तो यानी कि अब आप मैनेजमेंट देख सकते हैं कि बिल्कुल एक गवर्नमेंट के हाथ में, यानी अब अच्छे हाथ में, वो जो भी लफड़े थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद इस बैंक का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया 2020 में ही। तो जैसे देख सकते हैं कि मार्च में यहाँ बोर्ड का सप्रेशन हुआ था, फिर आप देखिए 5 मार्च को सप्रेशन हुआ था, 14 मार्च को क्या हुआ? रिकंस्ट्रक्शन, यानी इस बोर्ड को रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसे अब यहाँ से हम आगे लेकर जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए, इस रिकंस्ट्रक्शन के फेज़ में जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको इस यस बैंक के स्टॉक को दिया गया उनसे इन्वेस्टमेंट करा करके। और आपको ये नोटिस करना चाहिए कि उनको जो यस बैंक का शेयर है कितने में दिया गया? 10 रुपीज़ पर शेयर दिया गया। और यस बैंक का अभी का स्टॉक का प्राइस क्या है? 10 रुपीज़। एग्जैक्टली ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर बड़े बड़े पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये शेयर गवर्नमेंट ने और यस बैंक के जो नए मैनेजमेंट है उसने दिया था। आइए आपको एक और बहुत ही अच्छी डिटेल और ये फाइनल डिटेल बताने वाला हूँ यस बैंक के बारे में। अब आपको यहाँ से डेफिनेटली ट्रस्ट होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे क्यों कॉन्फिडेंस है कि यस बैंक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करने वाला है। उसके पीछे का रीज़न अब आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया मार्च 2020 में, तो जैसे कि मैंने बताया कि 10 रुपये पर शेयर बड़े बड़े
और पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दिए गए। तो वो बड़े बड़े पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट कौन थे, ध्यान से देखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद इन्होंने लगाए अपने 605 करोड़। उसके बाद देखिए एच डी एफ सी बैंक ने लगाए हैं 100 करोड़, ICI बैंक 100 करोड़, एक्सिस बैंक 60 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक 50 करोड़ एंड उसी तरीके से बाकी भी बैंक्स। तो ये सबसे मेन पॉइंट है मेरा यस बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस का। अब आप बताइए फ्रेंड्स, वो यूट्यूबर, वो एनालिस्ट जो कि यूट्यूब में और किसी चैनल पर कुछ पैसे सैलरी से आकर ये बोलते हैं कि यस बैंक का शेयर बेच दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा, तो क्या उनको पता होना चाहिए कि एच डी एफ सी वैसा बैंक है, ICI और कोटक महिंद्रा ऐसे बैंक है, अगर आप 10,000 रुपये का भी लोन लेने जाएंगे ना तो आपसे वो 11 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तब जाके आपको 10,000 देंगे। तो वो HDFC, ICI, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक वो क्या बेवकूफ़ हैं जो अपने उन्होंने 100 करोड़ रुपए यहाँ पर यस बैंक में लगा के रखे हैं। सोचिए फ्रेंड्स, उन्होंने 100 रुपये 60 करोड़ रुपीस क्यों इन्वेस्ट किया है यस बैंक में? क्योंकि उनको भी पता है ये बैड न्यूज़ आज है, कल है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन जैसे ही अभी यस आपको क्लियरली दिखा दिया, मैंने बता दिया कि अब मैनेजमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ के हाथों में है। अब यहाँ से चीज़ें, अब बुरा कुछ नहीं बचा यस बैंक में। अब यहाँ से आपको थोड़ा टाइम देना होगा, टाइम के साथ यस बैंक का रिजल्ट वापस, जैसे ही उसके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे होंगे, शेयर के प्राइस मैं बोलता हूँ दोगुना होंगे। हर क्वार्टर रिजल्ट जब जो भी एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आएगा, बिल्कुल 100x रिटर्न मिलेगा इस स्टॉक में। और इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं, अगर आपको पेनी स्टॉक से प्यार है, अगर आप सपने देखते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के, तो एक बात तो क्लियर है, आप यस बैंक को शेयर को खरीदिए और भूल जाइए कि आपने यस बैंक के शेयर खरीदे थे। 5,000 10,000 इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और ये पॉसिबिलिटी है कि शायद 10 रुपये से भी नीचे जाए, लेकिन मुझे कम उम्मीद है। क्यों कम उम्मीद है मुझे? क्योंकि आप देख सकते हैं 10 रुपये पर शेयर खुद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को ये शेयर दिया गया है। ये रहा, आप देख सकते हैं 10 रुपये पर शेयर, और 75% जो इसके इक्विटी शेयर हैं इन इन्वेस्टरों को दिया गया है। ये देखिए जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो आप सोचिए इतने बड़े इन्वेस्टरों ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। ये था मेरा एक सजेशन और मेरा ओपिनियन यस बैंक के ऊपर, जो कि फ़िलहाल बन चुका है एक पेनी स्टॉक, और मुझे लगता है विद द अपकमिंग टाइम ये बन सकता है एक मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो बाद में आप मत कहिएगा कि आपको पता नहीं था ये कॉन्सेप्ट, कि इतने बड़े बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशन ने इसमें खुद पैसा अपना लगाया है फ्रेंड्स। तो हो सकता है ये स्टॉक आप फिर से जाकर 100 रुपये या 200 में खरीदें, उससे अच्छा कौड़ियों के भाव में जब मिल रहा है इसे खरीद लें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे द्वारा बताया गया ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट पेनी स्टॉक्स और मल्टी बैगर का, और ये फ्यूचर जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, शायद आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो दिल से करें लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन फ्रेंड्स, आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बाय।